हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया वो एक बार हाथ ऊपर करके जरूर बता देंगे, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपना योगदान यहाँ पर में दे दिया। जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ताकि इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग आगे में भी कर सके। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। चलिए आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जहां पर में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की एग्जाम हुई कुछ दिन पहले 2025 में ही, उसमें क्वेश्चन आया और मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन जिला वाली जो क्लास है जो आप लोगों की चलती है, पेड क्लास आप लोगों की, उसमें भी आपको करवाया है मैप के थ्रू। हर एक जिला हम लोग सारे के सारे 38 जिले हम लोग पढ़ रहे हैं डिटेल में, एक एक पॉइंट के साथ में, जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है उन सभी के साथ में, उसमें भी आपको बताया था। ठीक है, तो कौन से जिले में एंटर करती है गंगा नदी बिहार के अंदर में? तो बक्सर जिला है जिसके अंदर में एंटर करती है, ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हर एक बच्चा जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख देगा, बक्सर लिखिए यहाँ पर में, लिख दीजिए अपने शब्दों के अंदर में, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में याद हो जाए आप लोगों को। ठीक है, ये लिख दीजिए आप लोग कि गंगा नदी बक्सर जिले से बिहार के अंदर में एंटर करती है। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि एंटर तो चलो बक्सर जिले से करती है, एग्जिट कौन से जिले से करती है ये भी आप लोगों को बताया हुआ है। अगर याद आ रहा है तो जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख दीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में बन सकता है आप लोगों का। ओके, चलिए, तो ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो कि ये बक्सर जिला है और ये है गंगा नदी। ठीक है, यहाँ पर मैं ये पूरा का पूरा यूपी, यहाँ पर मैं आप लोगों को नीचे में रोहतास मिल जाएगा, यहाँ पर मैं भभुआ कैमूर मिल जाएगा, और ये गंगा नदी इस तरीके से ये एंटर कर रही है बिहार के अंदर में। ठीक है, और ये बॉर्डर भी बनाती है एक तरीके से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत में वहाबी आंदोलन का केंद्र कौन सा था, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो उत्तर भारत में वहाबी आंदोलन का केंद्र कौन सा था? पटना, दिल्ली, फिरोजपुर, अलीगढ़, नन ऑफ द अबव। तो वहाबी आंदोलन का जो केंद्र था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिए आप लोग, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं, जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो लोग रिवाइज करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं डायरेक्ट आप लोगों ने याद रखना है। ये क्वेश्चन रिपीट होगा आप लोगों का और एज इट इज क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन आने वाला है। ये पटना वहाबी आंदोलन का केंद्र था, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि वहाबी आंदोलन को किसने लीड किया था भारत के अंदर में? सैयद अहमद बरेलवी ने लीड किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से लिख दिया आप लोग। सैयद अहमद बरेलवी जो है उन्होंने लीड किया था इसको भारत के अंदर में, सैयद अहमद बरेलवी ने। ओके, इसके अलावा ये किससे इंस्पायर्ड थे? तो अब्दुल वहाब करके एक व्यक्ति थे, ठीक है, अरब के अंदर में, सऊदी अरब के अंदर में, उनसे उनकी टीचिंग्स या उनके जो प्रवचन थे या उनकी जो सोच थी, उनसे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने भारत के अंदर में भी वहाबी आंदोलन स्टार्ट किया था। ओके, ये इस्लाम में एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। इसका मतलब होता है कि भाई इस्लाम में शुद्धिकरण करना, या इस्लाम में जो पुरानी जो चीजें हैं, जो पुरानी टीचिंग्स है, उनको वापस से लागू करना, इस तरीके से इनका पूरा आंदोलन था। और ये आंदोलन धीरे 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 एंटी ब्रिटिश आंदोलन भी हो गया, मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी ये लोग लड़ाई लड़ने लगे। ठीक है, क्योंकि इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स इस्लाम के अंदर में इम्प्योरिटी लेकर आ रहे हैं। तो इंडियन रिवाइवलिस्ट या इस्लामिक रिवाइवलिस्ट या पुनरुत्थानवादी आंदोलन था ये एक प्रकार का। ठीक है, तो सैयद अहमद बरेलवी भारत में लीड कर रहे थे, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। अब्दुल वहाब की टीचिंग से इंस्पायर्ड थे, पटना इसका केंद्र था। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, बाद में अंग्रेजों ने इसको 1870 के अंदर में सप्रेस कर दिया, मतलब पूरी तरह से खत्म कर दिया इसको। ठीक है, चलिए नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर तो करिए ही करिए, लेकिन 2 बार। पहले मैं एक बार आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं, अब आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, ये वीडियो देखिए आप लोग, और फिर उसके बाद में आंसर सभी बच्चे करेंगे। 100% बच्चे मुझे आंसर चाहिए। क्या आप हमें प्रॉमिस करते हो कि हर एक बच्चा जो है इसका आंसर करेगा? जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे, क्या हर बच्चा इसका आंसर करेगा? हर एक बच्चा। ठीक है, एक वीडियो दिखा रहा हूं, लेकिन मुझे 100% फिर पोल के अंदर में आंसर चाहिए होगा आप लोगों का। जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे। गुड, देखिए ये वीडियो कुलदीप सर ने बनाया था आप लोगों के लिए, काफी सुंदर सा शॉर्ट वीडियो है। और जब भी आपको टीचिंग परीक्षा का कोई शॉर्ट आता है तो लाइक और जो है कमेंट जरूर किया करो उसके ऊपर में, ताकि और ज्यादा आप लोगों को आया ऐसे वीडियो। बक्सर में मौजूद गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण में मौजूद उदयपुर झील जो है, उन दोनों को रामसर साइट में ऐड किया गया है। और इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे बिहार में कुल मिलाकर 5 रामसर साइट बन गए, जिसमें से काबर झील जो बेगूसराय में मौजूद है, उसी तरह से नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य जो है जो जमुई में मौजूद है। ऐसे कुल मिलाकर 5 रामसर साइट अभी हमारे बिहार में हो चुके हैं। और उसी के साथ हमारे
कुल मिलाकर भारत की रामसर साइट की जो संख्या है वो 93 हो चुकी है। तो आप सभी से मेरा एक सवाल है, आप मुझे ये लिखकर बताओगे कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट मौजूद है? आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ टीचिंग परीक्षा को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर आप लोग लगाएंगे। जल्दी से लगाइए आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में जो है दो वेटलैंड साइट्स जो जोड़े गए हैं बिहार के अंदर में, रामसर साइट्स को, जो वेटलैंड साइट्स है उनको रामसर साइट घोषित किया गया है। आर्द्र भूमियों को संरक्षित करना जरूरी इसीलिए भी है, ठीक है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जरूरी होती है, ठीक है, डाइवर्सिटी जरूरी होती है, क्योंकि जो वेटलैंड होते हैं ना, वहां पर में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की जो है वनस्पतियां पाई जाती है, कीड़े मकोड़े, जानवर, या वहां पर में आर्द्र भूमि में रहने वाले पशु पक्षी ये पाए जाते हैं, तो इनको संरक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो स्क्रीन का वो भी टाइट कर दीजिए प्लीज एक बार सचिन। तो बिहार की किन दो आर्द्र भूमियों को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो गोकुल जलाशय कहां पर में, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो गोकुल जलाशय जो है फ्रेंड्स, ये कहां पर में है? ये बक्सर के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और उदयपुर झील कहां पर में लोकेटेड है? पश्चिमी चंपारण के अंदर में। तो ये दो रामसर साइट घोषित किए गए हैं। इस तरीके से जो है फ्रेंड्स, यहां पर में 5 रामसर साइट बिहार के अंदर में हो गए हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। कौन कौन से 5 है, जल्दी से आंसर करिए। ठीक है, तो 5 कौन कौन से है, चलिए एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है ये भी आप लोगों से पूछ ले। 4 5, ठीक है। तो सबसे पहले कावर झील, ठीक है। उसके बाद में नागी या नेगी, जो भी आपको बोलना है, नागी, नकटी, ठीक है। उसके बाद में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, ठीक है। उदयपुर झील उदयपुर में नहीं है, उदयपुर झील जो है याद रखना है आप लोगों ने, पश्चिमी चंपारण के अंदर में है। कावर झील कौन से जिले में है? नेगी नकटी कौन से जिले के अंदर में है? गोकुल झील कौन से जिले में है? उदयपुर झील कौन से जिले में? जल्दी से ये भी आंसर करेंगे आप लोग। ये भी एक तरीके से आप लोगों की प्रैक्टिस ही हो रही है, ठीक है। चलिए, रवि किशन जी बोल रहे हैं कि क्लास बहुत पसंद आ रहा है। चलिए स्क्रीन, कमेंट वाली स्क्रीन ही चलिए, कमेंट बच्चों के दिख रहे हैं मुझे। अड़तीस जिला वाला क्लास बहुत पसंद आ रहा है रवि कुमार जी को। चलिए बहुत बढ़िया रवि कुमार, ठीक है, ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। और कितने बच्चे जिनको पसंद आ रही है क्लास या सीखने मिल रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है, हाथ ऊपर कर देंगे और बता देंगे, क्योंकि ये एक इनिशिएटिव आप लोगों को भी पता है फ्रेंड्स कि पूरे 38 दिन का मैंने, जब आप लोग पढ़ रहे हो तो मैं भी खुद ने मैंने प्रण लिया हुआ है, मैं भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ 38 के 38 दिन। उसके अलावा मैंने आप लोगों को एक आप लोगों के लिए लिस्ट डाली है मैंने, ठीक है, एक सरप्राइज लिस्ट आप लोगों के लिए डाला है। सारे जिलों के एरिया वाइज रैंकिंग, कितने लोगों ने देखा है पेड ऐप में? कितने लोगों ने देखा है जाकर? आप लोगों के लिए सरप्राइज वो पूरा पीडीएफ ही डाल दिया है मैंने, ठीक है, कि पहला सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और उसका एरिया कितना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में डाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। दूसरा हमने डाला है यहाँ पर में कि आप लोगों का गया है, तीसरा पूर्वी चंपारण है, चौथा रोहतास है, और पूरा एरिया के हिसाब से एरिया भी हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दिया है, ठीक है। मैंने अपडेट कर दिया आप लोगों के लिए, अपलोड कर दिया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा, उसके ऊपर में भी क्वेश्चंस बना के आप लोगों के लिए डालने वाले हैं, ठीक है। वैसे सरप्राइज था पहले, बट आप लोगों को सरप्राइज मैंने बता दिया है, तो आपको ऐसे ही बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी। नाउ मखाना के लिए निम्नलिखित में से बताना है आप लोगों ने, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर में स्थित है? ये यूपी पीसीएस एग्जाम के अंदर में आया था। तो मखाना के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर में स्थित है? अभी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, ठीक है। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना ये आप लोगों को कहां पर में मिलेगा फ्रेंड्स? दरभंगा के अंदर में मिलेगा, ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है कि ये दरभंगा के अंदर में, ठीक है, ये मखाना जो है ना, ये मखाना एक्चुअल में बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है, ठीक है। पौष्टिक आपको पता है, वो एक पेड़ होते हैं, उसके जो बीज होते हैं ना, उसमें से फिर निकाला जाता है, बहुत मेहनत वाला काम है, ठीक है, मखाना निकालना, लेकिन ये बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है मखाना, ठीक है। तो मखाना ये याद रखेंगे आप सभी लोग कि दरभंगा बिहार के अंदर में राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र मखाने का लोकेटेड है,
बिहार के अंदर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। नेक्स्ट ये इस तरीके से दिखता है अगर किसी ने नहीं देखा हो तो। नेक्स्ट, पटना में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? अभी अगर आपको थोड़ी देर पहले का याद हो तो आपको बताया था मैंने, बिहार सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा के अंदर में पूछा गया प्रश्न। पटना में वहाबी आंदोलन का एक प्रमुख नेता कौन था? ठीक है, तो वहाबी आंदोलन भारत में इस्लामिक पुनरुत्थानवादी एक आंदोलन था, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, उनका मानना था कि अंग्रेज इस्लाम के अंदर में इंप्योरिटी लेकर आ रहे हैं, तो फिर अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। इस वजह से अंग्रेजों ने पूरा सप्रेस कर दिया था 1870 में। ये वहाबी आंदोलन जो है भारत के अंदर में जो लीड करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैयद अहमद। ठीक है, रायबरेली से थे तो बरेलवी बोल दिया जाता था उनको, तो सैयद अहमद बरेलवी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1870 में इस आंदोलन को दबा दिया गया पूरी तरह से। आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं को कुछ राज्यों में वैधानिक रूप प्राप्त है। आप लोगों को पता है कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण जो है मैक्सिमम सीमा है। ठीक है, कि भाई 50% तक उसको बढ़ाया जा सकता है, कम से कम 33% तो देना ही देना है पंचायतों में महिलाओं को रिजर्वेशन, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है 50% तक। तो कौन कौन से राज्य जिन्होंने इसको 50% कर दिया है? आप लोग जो है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं यहां पर में 2-3 ऑप्शन आपके ऐसे हैं जो आप लोग अंधाधुन आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आपको पता हो, ठीक है, तो आप थोड़ा सा भी अगर आपको पता हो तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। 3 ऑप्शन एलिमिनेट, मतलब यहां पर में केवल 2 ही ऑप्शन है। मुझे यहां से केवल 2 ही ऑप्शंस जो है नजर आने चाहिए अगर पढ़ा लिखा बच्चा है यहां पर में कोई भी आप लोगों में से, तो जिसने भी टीचिंग परीक्षा से पढ़ा है। आपको मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन के बारे में हमेशा बताया है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि बिहार जो है ये पहला राज्य था जिसने 50% आरक्षण, और ये केबीसी में भी क्वेश्चन आया था एक बार कि पहला राज्य कौन सा था जिसने 50% आरक्षण कर दिया था महिलाओं के लिए। ठीक है, पंचायती राज के अंदर में केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन आया था ये। तो ए जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने याद रखें कि पहला वाला तो बिल्कुल सही है। तो जहां जहां 1 नहीं है उसको काट दो, जहां 1 नहीं है उसको काट दो। ठीक है, क्योंकि 1 होना जरूरी है। बिहार तो पहला राज्य था ना, तो बिहार तो होना ही चाहिए। अब या तो नन ऑफ दी अबव होगा या तो फिर ये आंसर होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि 20 ऐसे राज्य है, बिहार पहला था, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स बिहार को मिलाकर अब 20 राज्य ऐसे जिन्होंने 50% आरक्षण कर दिया है। ठीक है, 50% आरक्षण, जिसके अंदर में आसाम आ जाता है, आंध्र प्रदेश भी आ जाता है, बिहार है ही हमारा। ठीक है, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड है। झारखंड इसलिए है क्योंकि झारखंड में वही जो है प्रथा बाद में फॉलो की, जब बिहार ने किया तो झारखंड ने भी वो प्रथा फॉलो कर ली। केरल के अंदर में, कर्नाटक के अंदर में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर में, तेलंगाना के अंदर में, तमिलनाडु में, सिक्किम जैसे राज्य के अंदर तक 50% कर लिया गया है। ठीक है, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, 20 राज्य ऐसे हैं, ठीक है, जिन्होंने इसको लागू कर दिया है अब तक। ओके, तो ये सारे के सारे राज्य उस में आते हैं जिन्होंने लागू कर दिया है 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए पंचायती राज में। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 63वीं बीपीएससी में आया हुआ है। आप लोगों को पता है जितने भी पेड स्टूडेंट है उन लोगों के लिए हम लोगों ने जो 10,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोर्स है केवल 199 में रखा है। बाकी बच्चों के लिए वो 1400 का है जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है कभी भी कोई भी। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन प्रेफर कर सकते हो। उसमें भी एक आंसर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको दिया गया है। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हो, जिन बच्चों ने ले लिया है ना ऑलरेडी कोर्स टीचिंग परीक्षा में, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला एक है, सभी ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला 10,000 प्लस क्वेश्चंस उसके अंदर में दिए हैं पूरे, सिर्फ पीवाईक्यूज है उसके अंदर में, पूरे के पूरे बिहार के, चाहे पीपीएससी हो, चाहे सीएडी हो, चाहे कोई भी हो, सारे के सारे पीवाईक्यूज उसमें। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में से, ठीक है, यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश भी, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, सारे के सारे। ठीक है, नाउ भारत में मतदान का अधिकार कौन सा अधिकार है? जल्दी बताएंगे आप लोग, भारत में मतदान का अधिकार कौन से प्रकार का अधिकार है? भारत में जो मतदान का अधिकार है फ्रेंड्स, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, ये आपका एक
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 326, ठीक है। आर्टिकल नंबर 326 ये कहता है कि हमारे भारत के अंदर में लोगों को जो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है उसकी एक उम्र होगी। पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की उम्र 21 साल थी, ठीक है, फिर बाद में इसको घटा के 18 साल कर दिया गया। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर में भारतीय नागरिक आते होंगे उनको वोटिंग का अधिकार होगा। ये आर्टिकल नंबर 326 के अंदर में कहा गया है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, संविधान में है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट पार्ट नंबर 3, ठीक है, हमारे भारत के संविधान का, जिसके अंदर में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 36 तक के जो आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, 12 से लेकर 35 तक के जो आर्टिकल्स है, 36 से हमारा डीपीएसपी स्टार्ट हो जाता है, तो ये पूरे के पूरे जो है ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल नंबर 326 संविधान में है, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल नहीं है, आप इसको लेकर कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुझे इस क्वेश्चन से याद आया, ठीक है, एक चीज, आपको पता है कि बिहार एसएससी जो है, ठीक है, उसका एक सीजीएल का भी एग्जाम है, अभी उसको लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इसको सुनेगी, ठीक है, और ये जो बच्चों के साथ में अन्याय हो रहा है उसको लेकर टीचिंग परीक्षा अभी जो है वो पूरी तरह से साथ में है। लेकिन जैसे कि सभी इस बारे में बात कर भी रहे कि बच्चों को इसके ऊपर में आना चाहिए, तो हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को किस तरीके से लाया जा सके, सारे लोग साथ में आए और सारे लोग बच्चों की हेल्प कर सके इसके अंदर में, ठीक है, जो संविदा वाला जो चल रहा है। लेकिन वो एक चीज है, बट जो दूसरी चीज है पढ़ाई वाली, एक है लड़ाई वाली, ठीक है, एक जो आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स लड़ाई करनी है, और एक है पढ़ाई जो करनी है, ठीक है, दोनों चीजें जो करनी है आपने। लड़ाई वाली चीज उसके ऊपर में डिस्कस करेंगे हम लोग। पढ़ाई वाली चीज के ऊपर में बात करूं तो मेरे पास में जीके जो जीएस है आपका जो सेक्शन है 50 नंबर का जो आता है, उसके अंदर में 50 क्वेश्चन आते हैं, इंटू 4 कर लीजिए, ठीक है, आप यहां पर में, ठीक है। तो 200 नंबर का 200 मार्क्स के लिए मेरे पास में आपके लिए ओरिजिनल 550 क्वेश्चन है, ओरिजिनल 550 क्वेश्चन जो पिछले वाले एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहो तो मैं एक ही लेक्चर में सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करा सकता हूं, सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सिर्फ एक क्वेश्चन एक ही लेक्चर में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जो मेरे बच्चों को आने चाहिए यार। मुझे मतलब पढ़ाते समय ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चों को ये क्यों नहीं आएंगे ये क्वेश्चन, मेरे बच्चों के लिए पूरी की पूरी तो ये तो हलवे क्वेश्चंस होंगे पूरे, ठीक है, क्योंकि आपको इतना डिटेल में हर बार जब भी रिवाइज करवाता हूँ, जब भी करवाता हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाता हूँ मैं, है ना, बार बार रिवाइज करवाया। अगर आप कहोगे तो ये पूरे क्वेश्चंस एक ही लेक्चर के अंदर में मैं करवाने के लिए तैयार हूं। मुझे कमेंट में बताइएगा कि कितने लोग रेडी है इसकी, ये मैं आप लोगों को वाईटी पे पूरा का पूरा करवा दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ इसकी जो है इसकी टेस्ट भी हम लोग जो आपका पेड कोर्स है बीएसएस का इंटर लेवल का जो कोर्स है, जितने भी बच्चों ने ज्वाइन किया उनको टेस्ट भी हम लोग वहां पर में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि आप टेस्ट के अंदर में भी दे सके मल्टीपल अटेम्प्ट के साथ में, ठीक है। तो ये सारी चीजें है, अगर आपको लगता है कि ये करवाना चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं एक ही साथ करवा सकता हूँ। सारा का सारा पूरा रेडी है हमारे पास में, पूरा का पूरा रेडी है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन के साथ में। तो आप बताएंगे तो मैं करवा दूंगा आप लोगों के लिए। कितने लोग रेडी है पता तो चले पहले, उसके बाद में है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर कौन सा था, वोटिंग का अधिकार या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार, आर्टिकल नंबर 326 है, ये याद रखना है। आप लोगों को एक चीज पता है, हमारे भारत के अंदर में 61वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं हम लोग। मैंने आपको 326 की जब बात बताई ना, तो थोड़ा सा डिटेल में और चल लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 326 के अंदर में जो यूनिवर्सल जो है आप लोगों का एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसके अनुसार ये क्या कहता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये कहता है आप लोगों का कि एक उम्र होगी, पहले वो उम्र 21 थी, ठीक है, उसको घटा के 18 कर दिया गया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उम्र 18 कर दिया गया। तो ये कौन से आर्टिकल में संशोधन हुआ था, 326 में संशोधन हुआ था। एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है, एक क्वेश्चन कौन से संशोधन हुआ था, बट ये संविधान संशोधन कौन सा था, 61वें नंबर का संविधान संशोधन था ये, जो कि 1988 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो थे राजीव गांधी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो जो हर एक चीज जहां पर में जिस चीज का रेफरेंस आता है ना, उससे रिलेटेड पॉइंट पढ़ने चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छी हैबिट होती है कि आप उन सारी चीजों को पढ़ लो। तो आर्टिकल नंबर 326 के तहत आपको वोट देने का अधिकार है। वोट कौन दे सकता है, जो यूनिवर्सली, मतलब हमारे भारत में जो एक कंसेप्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का,
पहले वेस्को की आयु 21 वर्ष मानी जाती थी वोटिंग के लिए, फिर अब 18 कर दी गई। 18 कब की गई? 61वें संविधान संशोधन 1988 के जरिए की गई। प्रधानमंत्री कौन थे आप लिख देंगे जल्दी से, और उसके जरिए 61वें संविधान संशोधन के जरिए कौन से आर्टिकल में संशोधन किया गया था वो भी लिखेंगे आप लोग। चलो पूरा डिटेल में कर लिया हम लोगों ने, एक छूटकू सा क्वेश्चन, ठीक है, और 10 क्वेश्चन के बराबर का एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के तहत, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। मतलब भारतीयों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को नहीं, तो ऐसा कौन सा वाला है? थैंक यू वेरी मच स्नेहिता झा जी आपके प्यारे से कमेंट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इक्वेलिटी बिफोर लॉ जो है ना आप लोगों को आता है आर्टिकल नंबर 14 में, और ये सभी को प्राप्त है, चाहे वो इंडियन हो चाहे नॉन इंडियन हो, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14। वही अगर मैं बात करूं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, मतलब ठीक है एक काम करते हैं, ठीक है, हम भारतीय लोगों को रख लेते हैं और जो विदेशी लोग हैं लाओ उनको पकड़ पकड़ के, ठीक है, काटो, उनके हाथ काटो, पैर काटो, गला काट दो उनका, पकड़ पकड़ के लाओ। क्या उनको जीवन का अधिकार नहीं है? ठीक है, लाओ चाइनीज लोगों को काट दो। भाई ऐसा थोड़ी होगा यहाँ पर में, उनको भी जीवन का अधिकार है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस उनका जीवन का कोई मूल्य नहीं है। तो आर्टिकल नंबर 21 जो है आपका, ये पर्सनल लिबर्टी, ये भी इंडियन प्लस नॉन इंडियन को लोकेट, नॉन इंडियन को भी है। धर्म का, अब वो आ रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है, और वो झिंगा लाला हु वाला अपना धर्म करते हैं, ठीक है, मान लीजिए उन्होंने एक धर्म इजाद किया है झिंगा लाला हु, ओके, उनके धर्म का नाम है यहाँ पर में, ओके। तो अब वो धर्म उनका है, मान लो कोई भी एक प्रकार का, तो क्या उनको हम रोक दे? नहीं, तुम बस हमारे भारत के जो धर्म है उन्हीं में से कोई एक चूज करो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके एक धर्म चूज करो। ऐसा थोड़ी होता भाई, उनका जो धर्म है वो मानने दो उनको, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता, सेक्युलरिज्म है हमारे भारत में, ओके। तो ये भी इंडियन प्लस नॉन इंडियन दोनों के लिए है। बट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अब मान लो कि कल जाके आ गया ओसामा बिन लादेन, ठीक है, ओसामा बिन लादेन आ गया यहाँ पर में, और वो बोल रहा है वल्ला हबीबी वल्ला वल्ला, ठीक है, और पता नहीं क्या, ठीक है, तवल्ली व है तवल्ली तीवलालू, पता नहीं क्या 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 बोल के वो, ठीक है, अपनी एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करने दे उसको, यहाँ पर में बोलने दे उसको जो भी बोलने का है उसको, ठीक है। अमेरिका के बारे में कुछ बोल रहा है, भारत के बारे में कुछ करने दे उसको हम लोग यहाँ पर में, नहीं ना। दूसरी चीज जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक चीज और याद रखनी है, ये आता है आर्टिकल नंबर 19 के अंदर में। आर्टिकल नंबर 19 के अंदर में 6 अधिकार आप लोगों को दिए गए हैं। एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दूसरा है भारत में कहीं पे भी बसने का अधिकार, भारत में यूनियन बनाने का अधिकार। अब बसा दे उसको, अगर होता जिंदा तो बोलेगा मैं भारत में आके जो है वो अपना पानी पूरी का ठेला डालना चाहता हूँ, ठीक है, बिन लादेन पानी पूरी सेंटर, ठीक है, पानी, हर एक पानी पूरी में बम का स्वाद, डाल बना दे उसको, डालने दे यहाँ पर मैं भारत के अंदर में, किसी भारत के नागरिक को देंगे हम वो अधिकार। समझ गए ना? अब एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, उसका एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि भाई इसको आप बाकी जगह पे भी अप्लाई करो। आर्टिकल नंबर 19 ओनली फॉर इंडियंस है, ओनली इंडियंस लोगों के लिए ही है ये। यूनियन बनाने का अधिकार, इकट्ठा होने का अधिकार, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारे भारतीय नागरिकों के लिए है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल नंबर 19 में आता है, और पूरा का पूरा 19 केवल भारतीयों के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो हाथ ऊपर करके बताओ जल्दी से। और ऐसे ही अगर पढ़ना चाहते हो आप लोग तो जो है फ्रेंड्स, आप लोग टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको बता दूं कि आपके लिए जो है सारी की सारी चीजें जितना भी है, बेहतर से बेहतर जो भी हम लोग चीजें कर सकते हो वो कर रहे हैं। आपको नीचे में नंबर चल रहा होगा आप लोगों को, आप देख सकते हो 7611101101 96978844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। चाहे केवीएस हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो, चाहे बीएसएससी इंटर हो, चाहे एईडीओ का कोर्स हो आपका, ठीक है, जो भी आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ताकि इस तरीके से आप लोग बेहतर तरीके से याद करके पढ़ सके, जो क्वेश्चन है उनका इन डेप्थ एनालिसिस कर सके, आप हर ऑप्शन के साथ में पढ़ सके, ताकि कोई और भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उनको कर सके, ठीक है। चलिए, आप लोगों की हिंदी की क्लास का आई थिंक समय हो चुका है, ठीक है, तो आप लोग हिंदी की क्लास अभी आप लोग कर लीजिए, ठीक है।
बाकी हम लोग मिलते हैं। बाकी जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, वो नंबर आप लोगों को नीचे में चल रहा है, उस पर चले जाइए, या नीचे में आप लोगों को लिंक्स मिल जाएंगे, उस पर भी जा सकते हो, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे भी आप लोग जा सकते हो। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के पास में उपलब्ध है। मैं एक वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोग टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के साथ में ही या टीचिंग परीक्षा के वीडियो के अंदर में भी आप कैसे इसको परचेस कर सकते हो। ये वीडियो भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच जी, हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। हेलो बच्चों, आपने सोचा होगा कि हम टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल से डायरेक्टली कोर्स खरीद सकते हैं। आंसर है यस। सबसे पहला ऑप्शन, किसी भी वीडियो के नीचे आपको कोर्स के इमेजेस दिखाई देंगे, बस क्लिक करिए और तुरंत परचेस कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन, वीडियो के अंदर ही व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करते ही आपको टीचिंग परीक्षा पर अवेलेबल सभी कोर्सेज शो करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे एग्जाम कैटेगरी वाइज फोल्डर भी हैं, बने हुए हैं, बीपीएससी, टीआरई, DSSB, सीटेट। इन फोल्डर पर क्लिक करते ही आप उस एग्जाम से रिलेटेड सभी कोर्सेज देख पाएंगे। अब मान लीजिए आप बीपीएससी AEDU का कोर्स लेना चाहते हैं, नीचे स्क्रॉल करके आपको बाय नाउ और कॉल नाउ दोनों ऑप्शन मिलेंगे। डायरेक्ट खरीदना है तो बाय नाउ पर क्लिक करो, जानकारी चाहिए तो कॉल नाउ के बटन पर क्लिक करके हमारी टीम से कनेक्ट हो जाओ। बस बाय नाउ पर क्लिक करो, अपना फोन नंबर पे से लॉगिन करो, पेमेंट कंप्लीट करो और आपका एनरोलमेंट तुरंत हो जाएगा। थैंक यू सो मच।